मुल्ला नसीरुद्दीन का नाम सुनते ही गांव के लोग मुस्कुराने लगते। वो मुसाफिर जो किसी ठौर का नहीं था, पर हर ठौर का परिचय बन जाता। कभी चतुराई से किसी समस्या का हल सुझा देता, कभी बेवकूफियों में बुद्धि की चमक दिखा देता। पर इस बार उसकी मुलाकात एक ऐसी बात से हुई जो सिर्फ हंसी का कारण नहीं बनी, बल्कि पूरे शहर की सोच हिला देने वाली थी। लोग चर्चा कर रहे थे कि दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति क्या है। कुछ कहते थे पैसा, कुछ कहते थे सहराजनीतिक तख्त, कुछ कहते थे तलवार की नोक, तो कुछ कहते थे धर्म या कानून। बहस इतनी तेज हो गई कि वो गहरी खाई बनती जा रही थी। लोग अपने अपने दावे पर अड़े थे और कोई किसी को मानने को तैयार नहीं था। यही देखकर मुल्ला ने सोचा कि ये बहस सिर्फ शब्दों की नहीं रहनी चाहिए, असल में समझने से ही कुछ होता है। वो हमेशा कहता था कि सत्य दिखाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे अनुभव कराना, न कि केवल बहस करना। इसलिए उसने अपनी तरह की ही चाल चली और सबको एक जगह बुला लिया, बाजार के कचहरी के पास, जहां हर रोज लोग आते जाते थे। मुल्ला ने एक बड़ी लकड़ी की मेज रखवाई और उस पर एक छोटी सी छिपकली की तरह दिखने वाली हंसने वाली गुड़िया रख दी। गुड़िया इतनी साधारण थी कि किसी का ध्यान भी नहीं जाता। फिर उसने कहा, जो भी बताएगा कि इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है, उसे मैं ये गुड़िया दूंगा। लोग हैरान हुए, पर उत्सुकता ने हावी होकर सबसे बड़े बड़े लोगों को खींच लाया। कौन नहीं चाहता कि किसी बहस का निर्णायक निस्संदेह हो। अमीर व्यापारी, पढ़े लिखे मौलवी, सैनिक, छोटे किसान और कुछ चंचल बच्चे भी आए। हर कोई सोच में पड़ गया, क्या मुल्ला का कोई जाल है या ये सच में कोई फैसला है। मुल्ला मुस्कराया और बोला, सोचिए मत, बताइए। जो असल में सबसे बड़ी शक्ति है वही जीतता है। लोग बोले, पैसा, शक्ति, ज्ञान, धर्म, प्रेम, हंसी, डर। बहस खींची और सुबह से शाम तक चर्चा चली, पर आखिर में कोई सहमति नहीं बनी। तब मुल्ला ने कहा, ठीक है, कल मैं फिर मिलूंगा, पर जीत का फैसला असल में क्रियाओं से होगा, शब्दों से नहीं। इस बात ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, पर फिर भी किसी को पूरा विश्वास नहीं हुआ। रात होते ही शहर के बाजार में उथल पुथल बढ़ी। अमीर लोग अपने भूमपू बजाते, नौकर चिल्लाते, दार्शनिक किताबें पढ़ते। उससे अलग कुछ बुजुर्ग बैठे थे जो कहते थे कि शक्ति को समझना पुरानी बातों से आता है, बचपन से। बच्चे खेलते हुए गुड़िया के बारे में बातें कर रहे थे और हर किसी के मन में एक नन्हा सा संदेह उभरा, क्या वही गुड़िया सच में किसी का फैसला कर देगी। अगली सुबह मुल्ला ने जगह बदली और गांव के छोटे चौपाल पर जाकर कहा, आज सबको काम करके दिखाना होगा। उसने 4-4 लोगों की टोली बनाई, एक अमीर व्यापारी, एक सैनिक, एक मुल्ला के साथ पढ़ने वाला विद्वान और एक गरीब किसान। सबको अलग अलग काम दिए गए। व्यापारी को मिला लोगों की मदद करके व्यापार बढ़ाना, सैनिक को मिला निर्देशन देकर झगड़े सुलझाना, विद्वान को मिला लोगों को सही रास्ता दिखाना, किसान को मिला जो कुछ भी उसके पास था उससे गांव की भलाई करना। हर किसी को एक दिन दिया गया और कहा गया कि जो अपने काम में सबसे अच्छा प्रभाव लाएगा उसे गुड़िया दी जाएगी। लोग हंसे कि मुल्ला ने फिर चाल चली, पर प्रस्ताव आधिकारिक लग रहा था, इसलिए सबने उसे मान लिया। व्यापारी ने सोचा कि सबसे असरदार तरीका पैसा है। उसने अपने धन से गांव में एक बड़ा कुआं और कुछ तेल दिए ताकि हर कोई पानी और रोशनी पा सके। उसने त्वरित परिणाम दिखाए, लोगों को राहत मिली। कुछ दिन के अंदर लोग प्रसन्न हुए। इस तरह उसका प्रभाव दिखाई दिया। सैनिक ने सोचा कि ताकत और अनुशासन से लोग बदलते हैं, इसलिए उसने गांव में एक सुरक्षा व्यवस्था कायम की। उसने लाठी डंडे, अनुशासन और सख्ती दिखाई तो कुछ लोगों ने चोरी छूट छोड़ दी और रात में चैन सी बन गया। विद्वान ने पढ़ावनियां लगाई। उसने नई नई बातें बताई, हिसाब किताब, इतिहास, खेती के नए तरीके। कुछ हुए लाभ हुए, पर नतीजा धीरे धीरे सामने आया।
किसान ने, जिसके पास कम था, अपने पास से जो था वही दिया। थोड़ा बीज, समय और अपने अनुभव। उसने छोटे छोटे समूह बनाकर सीखा कि किस मिट्टी में क्या होता है, किस समय कौन से फसल को बचाया जाए। उसने लोगों को भी काम में लगाया, खाने का बंदोबस्त किया। उसका प्रभाव गहरा था पर धीमा। शाम को फिर सब इकट्ठा हुए और मुल्ला ने कहा, अब बताइए किसका असर सबसे बड़ा है? लोग बोले, देखा जाए। मुल्ला मुस्कराया और कहने लगा, असली बात तो यह है कि असर का माप समय और जड़ों में होता है। पर इस बार भी सबको संतोष नहीं हुआ। मुल्ला ने बात और आगे बढ़ाई, आज मैंने आप सबको अलग अलग काम दिए, पर असली दुनिया में काम कभी अलग नहीं रहते। मुल्ला ने उस रात सबको एक आम सभा में बुलाया और कहा, मैं तुम सबको एक कहानी सुनाता हूं। उसने कहानी तो पुरानी बताई पर उसकी बात नई थी। कहानी में एक राजा था जो सोचता था कि सेना चीफ है। वो हर रोज नई नई लड़ाइयां करता रहा। राजा का सलाहकार कहता था, राजा महोदय, शक्ति तलवार में नहीं है, जनता के दिल में है, पर राजा नहीं मानता। एक दिन राजा की सभा में एक बूढ़ा आए और कहा, जो सबसे बड़ी शक्ति है, आप उससे डरते हो और उसे नहीं पहचानते। राजा ने हंसकर कहा, बताओ कौन सी शक्ति है? बूढ़ा बोला, वही जो तुम्हारे दरबार में बैठी है और जिसे तुम रोज देखते हो पर पहचानते नहीं, वो है कहानी। राजा ने बोला, कहानी? वो क्या कर सकती है? बूढ़े ने कहा, कहानी लोग बदल देती है। एक कहानी ने तुम्हारे पूर्वजों को बंदा बना दिया था। एक कहानी ने किसी कवि को विद्वान बना दिया था। राजा गुस्से में आया पर कुछ समझ न पाया। इस कहानी के साथ बूढ़ा चला गया और राजा सोचता रहा कि क्या उन कहानियों में सचमुच शक्ति होती है। धीरे धीरे लोग समझ गए कि कोई शक्ति तलवार या पैसा से छोटी नहीं होती, पर जिन कहानियों ने लोगों के दिलों में जगह बनाई वही एक दिन समाज बदल देती है। मुल्ला ने सुनते सुनते ठहाका लगाया और बोला, तुम लोग जो कहते हो वही कुछ बातें हैं, पर मैंने आज तुम्हें अलग अलग तरह से जीकर दिखाया। पैसा तुरंत दिखता है पर उसका असर सतही होता है। तलवार डर पैदा करती है पर डर स्थायी नहीं। जब लोग मौका पाते हैं तो डर को तोड़ देते हैं। ज्ञान बड़ा है पर यदि उसे सुनने वाला ना हो तो वो व्यर्थ है। पर कहानी ऐसे बीज बोती है कि वो समय के साथ बड़ी पेड़ बनकर फल देती है। लोग तपाक से बोले, हम उसकी परिभाषा चाहते हैं। मुल्ला ने कहा, कहानी का मतलब सिर्फ किताब नहीं है। कहानी हर वो अनुभव है जो हम एक दूसरे को देते हैं। ये गीत हो सकता है, एक अनकहा ज्ञान, एक मां की सीख, किसी की चुहलब से निकला मजाक। जब वे बार बार दोहराते हैं तो वे लोगों के भीतर एक विचार, एक भावना, एक तरीका बना देते हैं। उसने उदाहरण दिए, कैसे एक कविता ने बच्चे को स्कूल भेजा, कैसे एक गीत ने किसी झगड़े में प्रीति की लौ बुझा दी, कैसे एक कहानी ने किसी दुश्मन को मित्र बना दिया। कुछ लोग अब भी चिंतित थे, पर मुल्ला ने उन्हें चौंका दिया जब उसने कहा, कहानी की ताकत इसलिए सबसे बड़ी है क्योंकि वो परिवर्तन का दामन पकड़कर रखती है। तलवार लोगों के शरीर पर असर करती है, पैसा लोगों के बाहरी जीवन पर कहानी लोगों के भीतर बदल करती है। वहां एक छोटा सा लड़का खड़ा था। वो लड़का अक्सर गुड़िया के पास आता और उसे चटखियों में घुमाता। उसने मिठास से कहा, मुल्ला, पर कहानियां भी तो झूठ बोल देती है। क्या झूठ की कहानी भी शक्तिशाली होती है? मुल्ला ने उसकी ओर देखा और कहा, हां बेटा, झूठ की कहानी भी शक्तिशाली होती है, पर वो गलत दिशा में ले जाती है। शक्ति का सही अर्थ वो नहीं कि किसी चीज का असर बड़ा हो, बल्कि वह कि उस असर से क्या बना। अगर कोई कहानी लोगों को जोड़ती है तो वो शक्ति है। अगर वो विभाजन पैदा करती है तो वो शक्ति तो है पर बर्बाद करने वाली। लड़का बोला, मैं समझ गया। ये बात कई लोगों के दिमाग में बैठे सवालों का हल बन गई। मुल्ला ने आगे कहा, विचारों की ताकत होती है और विचार कहानियों से बनते हैं। आदमी जब किसी कहानी को बार बार सुनता है तो वो उसी के अनुसार सोचने लगता है
और एक मन का परिवर्तन ही समाज का परिवर्तन है। रात गहराती गई और लोग सोचने लगे। उनमें से कुछ ने तो याद किया कि किस तरह उनके दादा दादी की कहानियों ने उन्हें मानवीय बनाया था। अगले दिन मुल्ला ने एक प्रयोग करने की सोची। उसने शहर के सफाई वाले से कहा कि वो एक मझौली किताबें फैलाने वाले लड़के को काम पर लगे। उसने दीन दुखियों के घर जाकर कुछ कहानियां सुनवाई और बोला, तुम्हारे बच्चे इन्हें सुनेंगे। उसने ये भी कहा कि इन कहानियों में कोई बड़ा संदेश नहीं, पर वे छोटे छोटे काम करने की प्रेरणा देंगी। कुछ दिन में हुआ ये कि जो बच्चे उन कहानियों को सुनकर बड़े हुए, उन्होंने अपने माता पिता की मदद करना शुरू कर दिया। उन्होंने स्कूल जाना चाहा। उनकी सोच बदलने लगी। एक छोटे से उदाहरण ने पूरे मोहल्ले का रुख बदल दिया। ये देखकर अमीर आदमी हैरान हुआ। उसने पाया कि उसके दिए कुएं ने पानी दे दिया और किसान की सीख ने जमीन में जीवन भर दिया, पर कहानी ने मन बदल दिया। इसे देखकर सैनिक ने कहा, शायद तुम सही कहते हो मुल्ला। विद्वान ने माना कि ज्ञान को फैलाने के लिए कहानी सबसे आसान रास्ता है, और किसान ने कहा, मेरे पास जो था उसे बताने से लोग काम करने लगे, पर जिनको वो तरीका सुनाने के लिए कहानी मिली, वे इसे अपनाते गए। समय के साथ गांव में जो परिवर्तन आया वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। एक दिन शहर में बाहरी यात्री आया और उसने सब कुछ देखा। उसने पूछा, ये सब कैसे हुआ? किसी ने कहा, मुल्ला ने बताया कि सबसे बड़ी शक्ति कहानियां हैं। यात्री ने हंसते हुए कहा, लेकिन कहानी से क्या ताकत होती है? तब उस यात्री को खुद एक घटना ने सिखाया। उसे एक अनजान आदमी मिला जो रोज उसकी दुकान पर आकर छोटी छोटी बातें सुनाता। वो आदमी दरअसल एक शिक्षक था जिसे शहर ने छोड़ दिया था। उसने यात्री को एक कहानी सुनाई जो उसकी आंखों में आंसू भर दे। यात्री ने कहा, मैंने आज तक सोचा था कि पैसा सब कुछ है, पर उस कहानी ने मेरी सोच बदल दी और मैंने अपने पैसे से कुछ विद्यालय खोलने का फैसला किया। यह सुनकर सबका दिल खुश हुआ। नगर में लोग देखते रहे कि एक कहानी किस तरह से दान, सेवा और संवेदनशीलता को जन्म दे रही थी। और यही वो असर था जो मुल्ला ने दिखाना चाहा। एक विचार जो लोगों के दिलों में बैठ जाए, वो दीर्घकालिक शक्ति बन जाता है। मगर कहानी का असर केवल अच्छे कामों तक सीमित नहीं रहा। किसी ने एक तरह की गलत अफवाह फैला दी और उसका असर भी हुआ। कुछ लोगों ने झगड़ा कर दिया, कुछ को भरोसा टूट गया। तब सभी ने समझा कि शक्ति दिए जाने वाली चीज नहीं होती, ये दिशा मांगती है। इसलिए मुल्ला ने आग्रह किया कि कहानियां जिम्मेदारी से सुनाना चाहिए। उस दिन उसने गांव के चौपाटियों में कहा, कहानी वो आग है जिसे सही तरीके से जलाकर रसोई में खाना पकाना चाहिए, वरना वो सब कुछ जला देगी। ये बात सीधे दिल तक गई। लोग ये समझने लगे कि कैसे हर कहानी का प्रभाव होता है, कभी निर्माण, कभी विनाश। मुल्ला की बात का असर इतना गहरा हुआ कि धीरे धीरे कहानी सुनाने का रिवाज बदला। लोग अब सिर्फ मनोरंजन के लिए कहानियां नहीं सुनाते थे। वे सोचना शुरू कर गए कि ये किस तरह से बच्चों पर असर डालेगी, किस तरह से समाज की सोच पर। बुजुर्गों ने अपने अनुभवों की कहानियां बतानी शुरू कर दी जो युवाओं को सही रास्ता दिखाती। पढ़े लिखे लोग भी अपनी उपलब्धियों की कहानियां साझा करने लगे ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले। कहानियों ने लोगों के बीच एक नया समझौता बना दिया। हम जो सुनाते हैं उससे समाज क्या बनेगा, ये हमें देखना चाहिए। और इस समझौते ने समाज को अधिक शांत और दयालु बनाया। समय समय पर कुछ लोग विरोध भी करते रहे। वे कहते थे कि ये सब दिखावा है, कोई असली शक्ति तो तलवार या पैसा है। मुल्ला मुस्कुराता और कहता, तुम्हारे पास जो शोर है वो शोर समय की मशाल से मिट जाएगा, पर वो जो अंदर बैठे सुकून को जगाता है वो हमेशा बाकी रहेगा। वो जानता था कि कुछ लोग समय लेकर ही बदलते हैं। उसने उन्हें भी एक कहानी सुनाई जिसमें एक फूल धीरे धीरे अपनी सुगंध फैलाता था और कोई नहीं मानता था कि वो असर करेगा, पर कुछ समय बाद पूरा द्वीप उस महक से भर गया। ये कहानी सुनकर विरोध करने वाले भी चुप हो गए।
उनके दिल में एक नन्हा सा संदेह बैठ गया कि शायद सच में कुछ चीजें सूक्ष्म ढंग से बड़े बदलाव लाती है। इसी बीच गुड़िया का सवाल भी कायम रहा। मुल्ला ने आखिर में गुड़िया किसे दी? उसने गुड़िया उठाई और बोला, जो जीतता है वो वही है जो अपनी कहानी से दूसरों का मन बदल दे। सबने सोचा कि शायद अमीर व्यापारी जीतेगा, क्योंकि उसकी दी रोशनी और सुविधा बहुचर्चित थी। पर मुल्ला ने गुड़िया को किसान के हाथों में दी। लोग हैरान हुए और बोले, क्यों? मुल्ला ने कहा, किसान ने जो दिया वो बड़ा नहीं था, पर उसने अपने अनुभव की छोटी छोटी कहानियों से लोगों को जोड़ दिया और लोगों ने अपने जीवन में बदलाव लाना शुरू किया। यही असली शक्ति है। लोगों ने देखा कि कितने घरों में बच्चों ने स्कूल जाना शुरू किया, कितने खेतों में नई फसलें उगी, कितने झगड़े प्रेम में ढले। ये सब उसने दिखा दिया। अमीर व्यापारी और सैनिक ने भी उसकी प्रशंसा की और कहा कि उनकी ताकतें भी महत्वपूर्ण है, पर उनसे अलग कहानी का असर है। किसान ने गुड़िया लेते हुए विनम्रता से कहा, मुझे न तो लगता है कि ये मेरा है, नहीं मैं इसे किसी का मालिक मानूंगा। मैं इसे उन सबको दूंगा जो कहानी सुनाकर किसी का भला करते हैं। उसने गुड़िया को हाथ में लिया और मुस्कुराकर कहा, कहानी से बड़ी कोई शक्ति नहीं, क्योंकि वही सोच बदलती है और सोच ही जीवन बनाती है। ये सुनकर हर किसी के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। मुल्ला ने फिर कहा, देखो, शक्ति का मतलब सिर्फ प्रभाव नहीं है, शक्ति का मतलब जिम्मेदारी और दिशा है। ये बात सबको समझ में आई। कोई भी चीज जब बिना जिम्मेदारी के इस्तेमाल की जाती है तो वो विनाशक भी बन सकती है। इसलिए कोई भी शक्ति सबसे बड़ी तभी होगी जब वो लोगों को जोड़ने और आगे बढ़ाने का कारण बने। 2-3 साल गुजर गए। शहर में बदलाव देखने योग्य था। कुछ लोग दूर दराज से आकर ये जानने लगे कि कैसे छोटा सा गांव इतना बदल गया। कहानी सुनाने की परंपरा फली फूली। बच्चों ने घर परिवार की कहानियां सीखी और वे अपने आप में नैतिकता और समझदारी के वाहक बन गए। वरिष्ठ नागरिकों ने अपने अनुभव साझा किए और उससे युवाओं को मार्ग मिला। छोटे छोटे कार्यों से बड़ी बड़ी बातें हुई। लोगों ने ये जाना कि शक्ति का अर्थ है दूसरों के दिलों को छूना और उन्हें बदलना, और यही कहानी कर पाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन ने सिर्फ ये नहीं दिखाया कि कौन सी शक्ति सबसे बड़ी है, उसने ये भी दिखाया कि जब कहानी सही दिशा में हो तो वो किसी तलवार या धन से कहीं अधिक प्रभावशाली होती है। इसलिए उसने सबको छोड़कर आगे बढ़ दिया। पर लोग उसकी कहानियां अब अपनी जिंदगी में घोल चुके थे। गुड़िया अब सिर्फ एक प्रतीक थी, पर उसका मतलब गहरा था। ये याद दिलाती थी कि हर कहानी में शक्ति होती है और हर सुनाने वाले की जिम्मेदारी। कई बार लोग ये पूछते हैं कि आज के समय में जब तकनीक और पैसे का असर इतना है तो क्या कहानी की शक्ति अभी भी बनी रहती है? मुल्ला का जवाब सरल था, हां। उसने कहा कि समय बदला है पर मन का ताना बाना वही है। चाहे फोन पर संदेश आए या किताब में शब्द, अगर वे शब्द लोगों के मन में प्रेम, विचार और समझ पैदा करते हैं तो वे वही शक्ति है। अगर वे संदेश नफरत फैलाए या भ्रम फैलाए तो वे नाश करेंगे। इसलिए बड़ी शक्ति का सही उपयोग तभी सार्थक है जब वो मानवीयता को बढ़ावे। मुल्ला का मानना था कि शक्ति का अंतिम मानक यह है कि वो कितने लोगों के जीवन में दया और खुशी ला सकती है, और वो तभी संभव है जब कहानी सच्चाई, सहानुभूति और समझ पर टिकी हो। उनकी बात का असर इतना गहरा हुआ कि बच्चे जब बड़े हुए वे देखते थे कि जिन कहानियों ने उन्हें प्रेरित किया था वही उन्हें सही रास्ता दिखाती थी। वे जानते थे कि पैसा और शक्ति क्षणिक है, पर आदर्श और सोच दीर्घकालिक। इसलिए वे समाज के लिए काम करने लगे। मुल्ला की एक छोटी सी चाल ने बड़े बड़े बदलाव कर दिखाए। उसने सिर्फ कहा था कि असल में सबसे बड़ी शक्ति वही है जो लोगों के दिलों और दिमागों को बदल दे, और ये शक्ति कहानी है। पर वो था भी क्योंकि कहानी ने लोगों को आवाज दी, उन्हें सोचने के लिए मजबूर किया और अंत में उन्हें बदल दिया। यही वो शक्ति थी
जो तलवार के काट से नहीं, धन के चमक से नहीं, बल्कि एक छोटे से शब्द के बार बार दोहराव से पैदा होती थी। कहानी का असर कभी ही नहीं माना गया। कई बार वो चुपचाप आती और धीरे धीरे घर के आंगन में ठहर जाती। किसी ने एक दिन कहा, मुल्ला, क्या आप इस दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति को स्वेच्छा चुनते? मुल्ला ने हंसकर कहा, नहीं, ये शक्ति खुद चुनती है कि वो किसको अपना वाहक बनाएगी, पर हम ये तय कर सकते हैं कि हम उसे किस लिए इस्तेमाल करेंगे। और यही बात सबसे महत्वपूर्ण थी। शक्ति को सही दिशा देना ही सबसे अहम काम था। इसलिए मुल्ला हर बार जब कहीं जाता, वो कहता, कहानी सुनाओ, पर सच्चाई और दया से। ये निर्देश रहे और लोग उसे मानने लगे। धीरे धीरे वो शहर और उसके आसपास की दुनिया में फैल गया। समाप्ति में यही कहा जा सकता है कि मुल्ला ने जो दिखाया वो सरल पर सटीक था। दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति कोई भौतिक चीज नहीं थी, नहीं कोई वर्चस्व, नहीं कोई लालच। सबसे बड़ी शक्ति वह थी जो सोच बदल दे, जो मन बदल दे, जो लोगों को जोड़ दे और उन्हें आगे बढ़ने का साहस दे। और ये शक्ति, कहानी, न सिर्फ मनोरंजन है, बल्कि वह एक मार्गदर्शक है जो पीढ़ियों को जोड़ता है और समय के साथ सब कुछ बदल देता है। मुल्ला नसीरुद्दीन की उस दिन की गुड़िया अब किसी के घर की शान नहीं रही। वो एक स्मृति बनी कि किस तरह एक सरल सत्य ने एक समुदाय की दिशा बदल दी। और जो लोग आज भी पूछते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति क्या है, उन्हें उस गुड़िया और उस किसान की कहानी याद आ जाती है। वे समझते हैं कि असली ताकत भीतर की आवाज में है और वो आवाज कहानियों से ही पैदा होती है। मुल्ला नसीरुद्दीन की दुनिया हमेशा थोड़ी उल्टी सी और हंसी से भरी रहती थी, पर उस दिन जो हुआ उसने गांव के लोगों की सोच को हिला कर रख दिया। मुल्ला ने अचानक ही निकाह कर लिया और अगले ही दिन तलाक हो गया। ये सुनते ही लोगों के चेहरे पर हैरानी और रसातल सी चुप्पी उतर आई। पर मुल्ला के साथ जो हुआ वो सिर्फ एक मजाक या जल्दी की बात नहीं थी। उसके पीछे एक कारण था जो लोगों को सिखाने के लिए बड़ा असरदार था। चलिए धीरे धीरे जाने कि कैसे एक रात की पगड़ी और एक सुबह की सच्चाई ने पूरे मोहल्ले को बदल दिया। सब कुछ उस दिन शुरू हुआ जब मुल्ला बाजार में गया। वहां खबर थी कि शहर के एक अमीर व्यापारी की बेटी आ रही है और किसी को उसकी शर्तों के अनुसार जीवन साथी चुनना है। व्यापारी ने कहा था कि वो चाहता है कि उसकी बेटी का जीवन सरल, ईमानदार और सीधे व्यवहार वाला आदमी संभाले। कोई जिद्दी, कोई दिखावटी या कोई ऐसी ताकतवर परंपरा न हो जो उसकी बेटी की आजादी छीने। खबर सुनते ही कई लोग अपने मुंह के हिसाब से तैयारी करने लगे। किसी ने रंगीन कपड़े, किसी ने महंगी घड़ी, किसी ने पढ़ाई की डिग्री दिखाई। लेकिन मुल्ला ने सोचा, ये मौके का खेल है और वो मौके से खेलना जानता था। उसने सोचा कि क्यों ना मैं भी कोशिश करूं। पर मुल्ला की कोशिश सिर्फ जीतने के लिए नहीं थी। उसके दिमाग में एक और सवाल था। लोग कितनी सतही चीजों पर शादी तय कर लेते हैं और असल में जीवन कैसे चलता है? मुल्ला सरल सा था। उसके पास न कोई चमकदार कपड़ा था, न बड़ी दौलत, पर उसके पास पैंतरे और ज्यादा कुछ नहीं, कहानी, हंसी और साफ साफ बोलने का हौसला। उसने वही किया जो मुल्ला करते थे। वो सीधे व्यापारी के घर गया, सिर पर अपनी पुरानी पगड़ी बांधा और बोला कि वो शादी के लिए तैयार है। लोग हैरान हुए, कोई हंसा, किसी ने भौहें चढ़ाई। व्यापारी की बेटी, जो पढ़ी लिखी और स्वाभिमानी थी, ने मुल्ला को ध्यान से देखा। मुल्ला ने नम्रता से कहा कि वो जो भी काम करेगा वही सच्चा काम होगा, ना दिखावा, ना ढोंग। बेटी ने उसकी आंखों में झांका और उसकी सादगी ने उसे भा लिया। उसने कहा, ठीक है, मैं सोचती हूं कि सच्चाई में जीवन बेहतर चलता है। और एक ही आखिरी पल में निकाह तय हो गया। शादी धूमधाम के बिना भी हो गई। सबको लगा कि यह थोड़ा अजीब है, पर क्यों न हो, कभी कभी सादगी भी लग्जरी लगती है। मुल्ला खुशी खुशी नई जिम्मेदारी की तरफ बढ़ा। पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया। रात को दुल्हन ने मुल्ला से पूछा, तुम सच में वही करोगे जो कहा?
मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही करूंगा जो मेरे दिल को सच्चा लगे। दोनों ने रात बिताई जैसे कोई नए सफर का आरंभ हो। सुबह उठते ही मुल्ला ने देखा कि दुल्हन की आंखों में चिंता है। उसने पूछा, क्या हुआ? दुल्हन धीरे धीरे बोली, मुल्ला, कल तुमने जो कहा था, सच और सादगी, मैं उस पर भरोसा करती हूं। पर मेरे पिता ने मुझसे एक शर्त और रखी थी। वो चाहते हैं कि मैं समाज में उनकी जगह बचाए रखूं, पर मैं आजाद रहना चाहती हूं। क्या तुम्हें लगता है कि एक आदमी जो सीधे और सच्चा है, समाज की इन कड़ियों को तोड़कर लोगों से अलग फैसला ले सकेगा? मुल्ला ने सोचा, यह सवाल बड़ा था। उसने कहा, अगर मैं सच्चा हूं तो मैं तुम्हारे साथ हूं। पर दुल्हन की आंखों में कुछ और भी था। वो देखना चाहती थी कि मुल्ला सिर्फ शब्दों का नहीं, कर्मों का आदमी है। उसने कहा, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं कुछ चीजें करूं, कुछ रस्में निभाऊं, कुछ दिखावे में भाग लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन को किसी और की अपेक्षाओं ने तय कर दिया। क्या तुम वो बना सकते हो जो मेरी आजादी को सम्मान दे? मुल्ला ने जवाब में सिर हिलाया, पर उसके मन में एक और बात उठाई। कभी कभी आजादी और सम्मान के नाम पर लोग दूसरों के सच्चे दर्द को नहीं देखते। मुल्ला ने दुल्हन से कहा, तुम्हारी आजादी की मुझे कद्र है, पर मैं ये भी देखना चाहता हूं कि ये आजादी दूसरों का अपमान तो नहीं कर रही। उस सुबह जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकले, मोहल्ले की हलचल कुछ अलग थी। व्यापारी का एक रिश्तेदार आया, जिसने सोचा कि वो दुल्हन के नए फैसले का फायदा उठाएगा। उसने दुल्हन को कहा कि अगर वो कुछ खास समारोह में नहीं जाएगी तो उसकी सोशल स्थिति घट जाएगी। दुल्हन ने ठान लिया था कि वो अपने मन की सुनेगी। मुल्ला ने देखा कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामुदायिक दबाव का था। उसने सोचा कि शादी के नाम पर लोग किस तरह शादीशुदा जीवन को आदर्शों के जाल में जकड़ लेते हैं, और वो जाल कभी कभी नई जोड़ों को जिंदगी में सांस लेने नहीं देता। मुल्ला ने स्थिति को परखने के लिए एक तरीका सोचा। उसने दुल्हन से कहा, हम दोनों कल एक फैसला करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जो दिखावे से ऊपर हों। मैं सहकारी काम करूंगा, लोगों की सहायता करूंगा और तुम्हारी आजादी को संरक्षित रखूंगा। पर यदि तुम्हें लगे कि मेरे कुछ काम तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं, तो तुम्हारे पास पूरा हक है। दुल्हन ने कहा, मैं हूं किसी के हुक्म की कठपुतली नहीं। फिर दोनों ने सोचा कि कल सुबह वो मिलकर कुछ तय करेंगे। मगर उसी रात एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के एक बड़े घर में आग लग गई। लोग देर रात तक पानी लेकर दौड़े। व्यापारी की बेटी ने देखा कि बहुत से लोग अपनी अपनी साख के डर से मदद नहीं कर रहे। वे सोच रहे थे कि यदि वे कीचड़ में हाथ डालेंगे तो उनकी पोशाक खराब हो जाएगी, उनका सामाजिक चेहरा दूषित होगा। दुल्हन के दिल पर चोट लगी। उसने देखा कि कितने लोग दिखावे की वजह से असली जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो रो पड़ी। मुल्ला ने बिना सोचे कूदकर लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने बाल्टी उठाई, छत पर चढ़कर लोगों को संभाला और घरवालों को निकाला। दुल्हन ने भी हाथ बढ़ाया, पर कुछ लोग चुप रहे। वे सोच रहे थे कि यदि वे गंदे हो गए तो समाज क्या कहेगा। अगली ही सुबह दुल्हन ने मुल्ला से कहा, तुमने कल जो किया वो सही था, पर मेरे पिता की शर्त और मेरी आजादी में कुछ और है। वे चाहते थे कि उनके दामाद समाज के नियमों का पालन करके परिवार का मान बढ़ाएं। पर मैंने देखा कि कई बार वही नियम दूसरों की तकलीफ में अड़चन बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहती जहां लोग दिखावे में सही रहें पर दिलों में ठंडक हो। मुल्ला ने बताया कि वही तो उसने भी सोचा था। समाज के रीति रिवाज अगर इंसानियत के ऊपर हो तो वे गलत है। पर दुल्हन ने कहा, मैंने देखा कि तुम्हें भी कभी कभी कहानियां अपनी जगह पर रखनी पड़ती है। तुम्हारी सादगी जब किसी कमजोर की मदद करती है तो उसकी कीमत पता नहीं होती, पर जब वही सादगी किसी की प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाए तब क्या? उसने झट से कहा, मुल्ला, मैं अपने पिता का अपमान नहीं चाहती और साथ ही मैं उन लोगों का अपमान नहीं चाहती
जो मजबूर है। मैं खुद को बीच में पाकर संघर्ष नहीं चाहती। मुल्ला ने दुल्हन की बात सुनी और शांत हुआ। उसने देखा कि प्यार अकेला ही काफी नहीं होता। दोनों पक्षों की परिस्थितियां, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारियां भी मायने रखती हैं। मुल्ला ने सोचा कि क्या वह उस दबाव के बावजूद अपने तरीके से जिंदगी जिएगा या वो ऐसा जीवन चुनेगा जो दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करे। वो जवाब देना नहीं चाहा। उसने दुल्हन से कहा, तुम आजादी चाहती हो और मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा सम्मान बना रहे, पर अगर हमारी राहें अलग हैं तो उसे स्वीकार करना भी सच्चाई है। दुल्हन ने कहा, मुल्ला, मैं चाहती हूं कि जो भी फैसला हम ले वो ईमानदारी से लिया जाए। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। फिर उसने एक अजीब सा सुझाव दिया, हम कल अदालत में जाकर निकाह विवाह के कुछ कागजों को पढ़ते हैं। अगर उनमें कहीं भी ऐसा लिखा हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ हो तो तुम फैसला कर लेना। दुल्हन ने माना कि यह अच्छा होगा, क्योंकि कागजों पर लिखी बातें अक्सर छुपी वैराग्यों को उजागर कर देती है। अगले दिन दोनों अदालत गए और उठाए गए दस्तावेजों को पढ़ने लगे। दस्तावेजों में ऐसी शर्तें थी जो दिखती तो मामूली थी, पर अर्थ गहरा था। कुछ ऐसी बातें जो दुल्हन को अपने पिता के सम्मान के आगे झुकने को बाध्य कर देती। कुछ नियम थे जिनके अनुसार वो समारोह में भाग लेगी, और कुछ ऐसे फैसले थे जो उसके निजी अधिकारों को सीमित करते थे। दुल्हन के हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि सारा मामला इतना जटिल है कि उसकी आजादी मात्र एक झंडा बनकर रह जाएगी। मुल्ला ने दस्तावेज पढ़कर कहा, यहां लिखा है कि दुल्हन पिता की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकती। दुल्हन की आंखों में आंसू थे, पर उसका चेहरा दृढ़ था। उसने कहा, मैं किसी के अधीन रहने के लिए नहीं बनी। अगर यह दस्तावेज मेरे अस्तित्व को छोटे ठहरे हुए नियमों में बांधेगा तो इसका क्या मतलब? मुल्ला ने तब एक फैसला लिया जो गांव वालों के लिए चौंकाने वाला था। वो मजाक नहीं कर रहा था। वो सचमुच ईमानदारी से सोच रहा था कि क्या वो ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा जहां उसकी संगिनी बेआवाज होकर महज शर्तों की रानी बन जाए। मुल्ला ने कहा, अगर हमारा मिलन किसी की शर्तों के कारण तुम्हारी आजादी छीन रहा है तो मैं तुम्हें आजाद रखना चाहूंगा। दुल्हन ने देखा कि मुल्ला की आंखों में कोई दिखावा नहीं है, वहां सच्चाई थी। उसने कहा, मुल्ला, मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। दोनों के बीच एक मौन आया। मुल्ला ने फिर कहा, तो हमारे बीच का फैसला यही होना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगियां इस तरह से नहीं मिलती कि दोनों स्वतंत्र और सम्मानित रहें, तो बेहतर होगा कि हम अलग रहें। दुल्हन ने मन में एक हल्की राहत महसूस की। यह निर्णय किसी की जीत या हार नहीं था, ये दो लोगों की ईमानदार समझदारी थी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मिलकर तलाक के दस्तावेज पूरे किए। ये तलाक न तो क्रोध का फल था, न किसी धोखे की सजा। ये एक समझदारी थी कि दो लोग अगर सामाजिक चक्रों और शर्तों में समर्पित होकर खुद को खो दें तो किसी को भी फायदा नहीं। गांव में लोग इस तरह की ईमानदारी से हैरान हुए। कई लोगों ने कहा कि मुल्ला ने फिर अजीब काम किया। किसी ने सोचा कि वो पागल है, किसी ने कहा कि उसने मूर्खता की। पर समय ने दिखाया कि मुल्ला का ये कदम एक तरह की आजादी का उदाहरण बन गया। दुल्हन अपने पिता के पास गई और समझाया कि वो अपनी राह स्वयं चुनना चाहती है। व्यापारी ने थक कर कहा, मैंने सोचा था कि समाज की इज्जत सब कुछ है, पर तुम्हारी आवाज ने मुझे सोचने पर मजबूर। कहा, मेरे पिता चाहते हैं कि मैं कुछ चीजें करूं, कुछ रस्में निभाऊं, कुछ दिखावे में भाग लूं। मैं नहीं चाहती कि मेरे जीवन को किसी और की अपेक्षाओं ने तय कर दिया। क्या तुम वो बना सकते हो जो मेरी आजादी को सम्मान दे? मुल्ला ने जवाब में सिर हिलाया, पर उसके मन में एक और बात उठाई। कभी कभी आजादी और सम्मान के नाम पर लोग दूसरों के सच्चे दर्द को नहीं देखते। मुल्ला ने दुल्हन से कहा, तुम्हारी आजादी की मुझे कद्र है, पर मैं ये भी देखना चाहता हूं कि ये आजादी दूसरों का अपमान तो नहीं कर रही। उस सुबह जैसे ही दोनों दरवाजे से बाहर निकले, मोहल्ले की हलचल कुछ अलग थी।
व्यापारी का एक रिश्तेदार आया जिसने सोचा कि वो दुल्हन के नए फैसले का फायदा उठाएगा। उसने दुल्हन को कहा कि अगर वो कुछ खास समारोह में नहीं जाएगी तो उसकी सोशल स्थिति घट जाएगी। दुल्हन ने ठान लिया था कि वो अपने मन की सुनेगी। मुल्ला ने देखा कि ये मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, सामुदायिक दबाव का था। उसने सोचा कि शादी के नाम पर लोग किस तरह शादीशुदा जीवन को आदर्शों के जाल में जकड़ लेते हैं, और वो जाल कभी कभी नई जोड़ों को जिंदगी में सांस लेने नहीं देता। मुल्ला ने स्थिति को परखने के लिए एक तरीका सोचा। उसने दुल्हन से कहा, हम दोनों कल एक फैसला करते हैं। अगर तुम चाहो तो मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जो दिखावे से ऊपर हों। मैं सहकारी काम करूंगा, लोगों की सहायता करूंगा और तुम्हारी आजादी को संरक्षित रखूंगा। पर यदि तुम्हें लगे कि मेरे कुछ काम तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाते हैं तो तुम्हारे पास पूरा हक है। दुल्हन ने कहा, मैं हूं किसी के हुक्म की कठपुतली नहीं। फिर दोनों ने सोचा कि कल सुबह वो मिलकर कुछ तय करेंगे। मगर उसी रात एक घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। गांव के एक बड़े घर में आग लग गई। लोग देर रात तक पानी लेकर दौड़े। व्यापारी की बेटी ने देखा कि बहुत से लोग अपनी अपनी साख के डर से मदद नहीं कर रहे। वे सोच रहे थे कि यदि वे कीचड़ में हाथ डालेंगे तो उनकी पोशाक खराब हो जाएगी, उनका सामाजिक चेहरा दूषित होगा। दुल्हन के दिल पर चोट लगी। उसने देखा कि कितने लोग दिखावे की वजह से असली जरूरतों को नजरअंदाज कर देते हैं। वो रो पड़ी। मुल्ला ने बिना सोचे कूदकर लोगों की मदद शुरू कर दी। उसने बाल्टी उठाई, छत पर चढ़कर लोगों को संभाला और घरवालों को निकाला। दुल्हन ने भी हाथ बढ़ाया, पर कुछ लोग चुप रहे। वे सोच रहे थे कि यदि वे गंदे हो गए तो समाज क्या कहेगा। अगली ही सुबह दुल्हन ने मुल्ला से कहा, तुमने कल जो किया वो सही था, पर मेरे पिता की शर्त और मेरी आजादी में कुछ और है। वे चाहते थे कि उनके दामाद समाज के नियमों का पालन करके परिवार का मान बढ़ाएं, पर मैंने देखा कि कई बार वही नियम दूसरों की तकलीफ में अड़चन बन जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे समाज का हिस्सा बनना चाहती जहां लोग दिखावे में सही रहें पर दिलों में ठंडक हो। मुल्ला ने बताया कि वही तो उसने भी सोचा था। समाज के रीति रिवाज अगर इंसानियत के ऊपर हो तो वे गलत है। पर दुल्हन ने कहा, मैंने देखा कि तुम्हें भी कभी कभी कहानियां अपनी जगह पर रखनी पड़ती है। तुम्हारी सादगी जब किसी कमजोर की मदद करती है तो उसकी कीमत पता नहीं होती, पर जब वही सादगी किसी की प्रतिष्ठा के लिए खतरा बन जाए तब क्या? उसने झट से कहा, मुल्ला, मैं अपने पिता का अपमान नहीं चाहती और साथ ही मैं उन लोगों का अपमान नहीं चाहती जो मजबूर है। मैं खुद को बीच में पाकर संघर्ष नहीं चाहती। मुल्ला ने दुल्हन की बात सुनी और शांत हुआ। उसने देखा कि प्यार अकेला ही काफी नहीं होता। दोनों पक्षों की परिस्थितियां, सम्मान और सामाजिक जिम्मेदारियां भी मायने रखती हैं। मुल्ला ने सोचा कि क्या वह उस दबाव के बावजूद अपने तरीके से जिंदगी जिएगा या वो ऐसा जीवन चुनेगा जो दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करे। वो जवाब देना नहीं चाहा। उसने दुल्हन से कहा, तुम आजादी चाहती हो और मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारा सम्मान बना रहे, पर अगर हमारी राहें अलग हैं तो उसे स्वीकार करना भी सच्चाई है। दुल्हन ने कहा, मुल्ला, मैं चाहती हूं कि जो भी फैसला हम ले वो ईमानदारी से लिया जाए। मुल्ला ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है। फिर उसने एक अजीब सा सुझाव दिया, हम कल अदालत में जाकर निकाह विवाह के कुछ कागजों को पढ़ते हैं। अगर उनमें कहीं भी ऐसा लिखा हो जो तुम्हारे आत्मसम्मान के खिलाफ हो तो तुम फैसला कर लेना। दुल्हन ने माना कि यह अच्छा होगा, क्योंकि कागजों पर लिखी बातें अक्सर छुपी वैराग्यों को उजागर कर देती है। अगले दिन दोनों अदालत गए और उठाए गए दस्तावेजों को पढ़ने लगे। दस्तावेजों में ऐसी शर्तें थी जो दिखती तो मामूली थी पर अर्थ गहरा था। कुछ ऐसी बातें जो दुल्हन को अपने पिता के सम्मान के आगे झुकने को बाध्य कर देती। कुछ नियम थे जिनके अनुसार वो समारोह में भाग लेगी, और कुछ ऐसे फैसले थे जो उसके निजी अधिकारों को सीमित करते थे। दुल्हन के हाथ कांपने लगे।
उसने देखा कि सारा मामला इतना जटिल है कि उसकी आजादी मात्र एक झंडा बनकर रह जाएगी। मुल्ला ने दस्तावेज पढ़कर कहा, यहां लिखा है कि दुल्हन पिता की इच्छा के बिना कुछ नहीं कर सकती। दुल्हन की आंखों में आंसू थे पर उसका चेहरा दृढ़ था। उसने कहा, मैं किसी के अधीन रहने के लिए नहीं बनी। अगर यह दस्तावेज मेरे अस्तित्व को छोटे ठहरे हुए नियमों में बांधेगा तो इसका क्या मतलब? मुल्ला ने तब एक फैसला लिया जो गांव वालों के लिए चौंकाने वाला था। वो मजाक नहीं कर रहा था। वो सचमुच ईमानदारी से सोच रहा था कि क्या वो ऐसी जिंदगी जीना चाहेगा जहां उसकी संगिनी बेआवाज होकर महज शर्तों की रानी बन जाए। मुल्ला ने कहा, अगर हमारा मिलन किसी की शर्तों के कारण तुम्हारी आजादी छीन रहा है तो मैं तुम्हें आजाद रखना चाहूंगा। दुल्हन ने देखा कि मुल्ला की आंखों में कोई दिखावा नहीं है, वहां सच्चाई थी। उसने कहा, मुल्ला, मैं तुमसे प्यार करती हूं, पर मैं अपने लिए जीना चाहती हूं। दोनों के बीच एक मौन आया। मुल्ला ने फिर कहा, तो हमारे बीच का फैसला यही होना चाहिए कि अगर हमारी जिंदगियां इस तरह से नहीं मिलती कि दोनों स्वतंत्र और सम्मानित रहें, तो बेहतर होगा कि हम अलग रहें। दुल्हन ने मन में एक हल्की राहत महसूस की। यह निर्णय किसी की जीत या हार नहीं था, ये दो लोगों की ईमानदार समझदारी थी। और ऐसा ही हुआ। उन्होंने मिलकर तलाक के दस्तावेज पूरे किए। ये तलाक न तो क्रोध का फल था, न किसी धोखे की सजा। ये एक समझदारी थी कि दो लोग अगर सामाजिक चक्रों और शर्तों में समर्पित होकर खुद को खो दें तो किसी को भी फायदा नहीं। गांव में लोग इस तरह की ईमानदारी से हैरान हुए। कई लोगों ने कहा कि मुल्ला ने फिर अजीब काम किया। किसी ने सोचा कि वो पागल है, किसी ने कहा कि उसने मूर्खता की। पर समय ने दिखाया कि मुल्ला का ये कदम एक तरह की आजादी का उदाहरण बन गया। दुल्हन अपने पिता के पास गई और समझाया कि वो अपनी राह स्वयं चुनना चाहती है। व्यापारी ने थक कर कहा, मैंने सोचा था कि समाज की इज्जत सब कुछ है, पर तुम्हारी आवाज ने मुझे सोचने पर मजबूर किया। उस दिन व्यापारी ने भी कुछ बदला। उसने समाज की परतों पर फिर से नजर डाली और समझा कि दिखावे से ज्यादा लोगों की खुशी मायने रखती है। दुल्हन ने शहर में जाकर शिक्षा पूरी की और समाज में अपने तरीके से काम करने लगी। मुल्ला वापस अपने पुराने रास्तों पर लौट आया। वो फिर से पास पड़ोस में बैठकर कहानियां सुनाने लगा, पर अब उसकी कहानियां अलग थी। वे बताती कि सच्चाई और सम्मान कभी कभी अलग रास्तों पर चलते हैं और उन्हें जोड़ना ही असली मोल है। कहानी का मोड़ यह था कि मंगल और तलाक दोनों के बीच का फर्क सिर्फ रस्मों का नहीं, सोच का था। मुल्ला ने दिखाया कि अगर प्रेम और आजादी साथ नहीं चल सकते तो प्रेम को अधूरा रखना बेहतर है बजाय कि उसे किसी आडंबर से बांध दिया जाए। गांव वालों ने सीखा कि कभी कभी रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे बड़ा सम्मान होती है और लोग इसे समझकर अपने अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। मुल्ला ने न तो किसी की बुराई की, न किसी को नीचा दिखाया। उसने केवल एक सच मानी और उस पर जिया। यही बात लोगों के दिलों में हमेशा बनी रही। बाजार अपने पूरे उभार पर था। सवेरे से हलवाई की मिट्टी की खुशबू, कपड़े वालों के शॉल की चमक और मसाले की तीखी गंध से गलियां भर रही थी। लोग आते जाते, आवाजें टकराती, दुकानदार अपने सामान की प्रशंसा करते और बच्चे गलियों में दौड़ते हुए अपने अपने खेल में मशगूल थे। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपके से एक कोने पर बैठा था। अपनी तरह की तजुर्बे भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था। वो अक्सर इसी तरह बाजार की रफ्तार में से एक कहानी चुन लेता और उसे पूरे गांव की समझ बना देता था। तभी अचानक शोर बढ़ा। 3 आदमी बाजार में आए। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। नकाब सिर्फ कपड़े के टुकड़े ही नहीं लग रहे थे, उन पर रंग बिरंगे निशान और अजीब आकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी त्योहार के लिए बनाए गए हों, पर चेहरे झुककर नजर नहीं आ रहे थे। लोग कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। नकाबों की वजह से एक अजीब सा सन्नाटा पड़ा। दुकानदारों ने अपने माल की ओर देखा। कुछ लोग दूरी बनाकर खड़े हो गए। बच्चे चुप हो गए। गांव में नकाबदार लोग कम आते थे
और जब आते थे तो साजिश की खबर फैल जाती थी। तीनों नकाबपोशों ने धीरे धीरे बाजार की तरफ कदम बढ़ाए। उनका चलना तेज था पर व्यवस्थित। उनका पहला रुख किसी दुकान की ओर नहीं था। वे बीच बीच में रुकते, लोगों की नजरें चुराते और फिर मुस्कान की तरह अचानक किसी पर हाथ रखते थे। एक बूढ़ा जोड़ीदार खड़ा था। उसने जैसे ही उनसे आंख मिलाने की कोशिश की, वो हंसे और किसी प्रश्न की तरह उंगली उठाकर चले गए। कुछ ने सोचा कि ये ठग है, कुछ ने कहा कि ये फक्कड़ कलाकार है, पर असल भय ये था कि नकाबों के पीछे क्या छिपा है। मुल्ला ने अपने पुराने चश्मे की ओर देखा और बता नहीं पा रहा था कि वह मजाक समझे या खतरा। उसने बाजार के बीच में खड़े होकर कहा, भलू क्यों मुंह छिपाए घूमते हो? कोई विदा आया है या कोई नया नाटक? उसकी आवाज में वो खुलापन था जो लोग सुनते थे और थोड़ी हंसी भी थी। पर तीनों लोग बिना रुके आगे बढ़े। फिर पहला नकाबपोश रुककर बोला। उसकी आवाज गहरी थी पर नकाब के पीछे से आवाज टकरा कर आई। हम यहां ये दिखाने नहीं आए कि हम कौन हैं। उसकी बात सुनकर सब थम गए। दूसरा नकाबपोश बोला, हम यहां लोगों की असलियत दिखाने आए हैं। तीसरा केवल आंखें मूंद कर रहा, ऐसा लगा जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तभी बाजार का मुखिया, जो थोड़ा सा घबरा गया था, चिल्लाया, ये सब कौन आते हैं? हमारे यहां शांति चाहिए। कुछ लोग आगे आकर इन्हें रोकना चाहने लगे, पर मुल्ला ने कहा, रोकना आसान है पर समझना जरूरी है। और उसने तीनों से हाथ जोड़कर विनती की कि वे कुछ पल रुकें और बताएं कि उनका मकसद क्या है। नकाबपोशों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पहला बोला, हम तीनों व्यापारी नहीं हैं। हम यहां ये देखने आए हैं कि लोग नकाब के पीछे क्या छिपाते हैं। ये सुनकर लोगों का मुंह खुल गया। किसने कहा तुम्हें आकर ऐसा करना? किसी ने पूछा। उन्होंने कहा। किसी ने नहीं कहा। हमने अपने आप को ये काम दे दिया। मुल्ला को कुछ खटास सी लगी पर उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर तुमने सच में लोगों के हृदय को पढ़ना है तो तुम्हें खाली दिखावा करना होगा। पर मैं एक शर्त करता हूं। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। मुल्ला ने कहा, तुम तीनों पर एक एक काम डालता हूं। तुम सोचो, पर कोई भी फरमान हुक्म जैसा नहीं चलेगा। तुम अपने अपने नकाब पहने रहो और आज के दिन तुम तीनों अलग अलग काम करोगे। जो काम सबसे ज्यादा असर दिखाएगा वही तुम्हें बताएगा कि नकाब का असल काम क्या है। नकाबपोशों के बीच एक हल्की हंसी उठी पर उन्होंने मान लिया। आखिरकार भीड़ देख रही थी और माहौल इतना उलझा हुआ था कि किसी तरह स्पष्टता लाना जरूरी था। पहला नकाबपोश उठकर एक चिकन वाले दुकान के पास गया और बोला कि वह कुछ खाने का देगा, पर बदले में लोगों से उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूछेगा। दूसरा नकाबपोश मंडी के पास जाकर किसानों से उनकी सबसे बड़ी मुसीबत पूछेगा और फिर उसे हल करने का दिखावा करेगा। तीसरा नकाबपोश अस्थायी रूप से एक कथावाचक का घर बन गया। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और रात को एक कहानी सुनाने का वादा किया। तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और बाजार फिर से जी उठा, पर नजरें उन पर टिकी रही। दिन भर तीनों ने काम किया। पहले नकाबपोश ने खाने के पैकेट बांटे और लोगों से उनकी ख्वाहिशें पूछी। उसने सुना कि किसी का ख्वाब था कि उसकी बेटी पढ़े, किसी का कि उसका घर ठीक हो, किसी का कि उसे किसी की दया मिले। वो हर बार नकाब के पीछे मुस्कुराता और कहता, ठीक है, कल मैं लौट कर आता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। लोगों ने सोचा कि वो बड़ा प्रचारक है, पर जैसे जैसे दिन बीता उन लोगों ने देखा कि मदद सिर्फ जुबानी रह गई थी। कोई बड़ी चीज नहीं हुई। कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये नकाबपोश बस वायदा कर गया और चला गया, पर उसने बार बार कहा, वादा कर देना भी काम है। ये बात कुछ लोगों को ठेस पहुंची, कुछ को हंसी आई और कुछ ने उसे एक झूठा ही कहा। दूसरे नकाबपोश ने किसानों की बात सुनी और उनके हल के नाम लिखकर कुछ नामों पर मदद का दिखावा किया। उसने एक छोटे से कूपन जैसा दिया और कहा कि जांच होगी, पर कूपन न तो बीज थे न कोई निश्चित मदद।
किसान उत्साहित हुए पर बाद में गुस्सा भी हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बड़े दावे छोटे कामों में बदलकर भूल जा दिए गए। एक किसान ने सीधे जाकर पूछा, हमारे साथ खेल क्यों कर रहे हो? नकाबपोश ने सिर झुकाकर कहा, हमने तुम्हारी आदतें देखनी थी। इस पर किसान ने कहा, अगर आदत तभी सुधरती जब कोई सचमुच हाथ बटाए तो दिखावा हमारा काम नहीं। दूसरे नकाबपोश ने जवाब में कहा, अगले सप्ताह मैं तुम्हारे खेत में आकर असली मदद करूंगा। किसान उसका आश्वासन सुनकर भीड़ में खड़े रहे पर दिल में संदेह हुआ। तीसरा नकाबपोश ने रात में बच्चों को कहानी सुनाई, पर उसकी कहानी डरावनी और उलझन भरी थी। उसने बच्चों से कहा कि दुनिया में हर कोई नकाब पहने घूमता है और सच हमेशा छुपा रहता है। कुछ बच्चे डर गए, कुछ ने सोचा कि ये नई तरह की मजेदार कहानी है, पर कुछ बूढ़े लोग जो वहां थे उन्होंने देखा कि किया। उस दिन व्यापारी ने भी कुछ बदला। उसने समाज की परतों पर फिर से नजर डाली और समझा कि दिखावे से ज्यादा लोगों की खुशी मायने रखती है। दुल्हन ने शहर में जाकर शिक्षा पूरी की और समाज में अपने तरीके से काम करने लगी। मुल्ला वापस अपने पुराने रास्तों पर लौट आया। वो फिर से पास पड़ोस में बैठकर कहानियां सुनाने लगा, पर अब उसकी कहानियां अलग थी। वे बताती कि सच्चाई और सम्मान कभी कभी अलग रास्तों पर चलते हैं और उन्हें जोड़ना ही असली मोल है। कहानी का मोड़ यह था कि मंगल और तलाक दोनों के बीच का फर्क सिर्फ रस्मों का नहीं, सोच का था। मुल्ला ने दिखाया कि अगर प्रेम और आजादी साथ नहीं चल सकते तो प्रेम को अधूरा रखना बेहतर है बजाय कि उसे किसी आडंबर से बांध दिया जाए। गांव वालों ने सीखा कि कभी कभी रिश्तों में ईमानदारी ही सबसे बड़ा सम्मान होती है और लोग इसे समझकर अपने अपने जीवन में बदलाव लाने लगे। मुल्ला ने न तो किसी की बुराई की, न किसी को नीचा दिखाया। उसने केवल एक सच मानी और उस पर जिया। यही बात लोगों के दिलों में हमेशा बनी रही। बाजार अपने पूरे उभार पर था। सवेरे से हलवाई की मिट्टी की खुशबू, कपड़े वालों के शॉल की चमक और मसाले की तीखी गंध से गलियां भर रही थी। लोग आते जाते, आवाजें टकराती, दुकानदार अपने सामान की प्रशंसा करते और बच्चे गलियों में दौड़ते हुए अपने अपने खेल में मशगूल थे। मुल्ला नसीरुद्दीन चुपके से एक कोने पर बैठा था। अपनी तरह की तजुर्बे भरी निगाहों से लोगों को देख रहा था। वो अक्सर इसी तरह बाजार की रफ्तार में से एक कहानी चुन लेता और उसे पूरे गांव की समझ बना देता था। तभी अचानक शोर बढ़ा। 3 आदमी बाजार में आए। उनके चेहरे नकाब से ढके हुए थे। नकाब सिर्फ कपड़े के टुकड़े ही नहीं लग रहे थे, उन पर रंग बिरंगे निशान और अजीब आकृतियां बनी हुई थी, मानो किसी त्योहार के लिए बनाए गए हों, पर चेहरे झुककर नजर नहीं आ रहे थे। लोग कुछ क्षण के लिए ठिठक गए। नकाबों की वजह से एक अजीब सा सन्नाटा पड़ा। दुकानदारों ने अपने माल की ओर देखा। कुछ लोग दूरी बनाकर खड़े हो गए। बच्चे चुप हो गए। गांव में नकाबदार लोग कम आते थे और जब आते थे तो साजिश की खबर फैल जाती थी। तीनों नकाबपोशों ने धीरे धीरे बाजार की तरफ कदम बढ़ाए। उनका चलना तेज था पर व्यवस्थित। उनका पहला रुख किसी दुकान की ओर नहीं था। वे बीच बीच में रुकते, लोगों की नजरें चुराते और फिर मुस्कान की तरह अचानक किसी पर हाथ रखते थे। एक बूढ़ा जोड़ीदार खड़ा था। उसने जैसे ही उनसे आंख मिलाने की कोशिश की, वो हंसे और किसी प्रश्न की तरह उंगली उठाकर चले गए। कुछ ने सोचा कि ये ठग है, कुछ ने कहा कि ये फक्कड़ कलाकार है, पर असल भय ये था कि नकाबों के पीछे क्या छिपा है। मुल्ला ने अपने पुराने चश्मे की ओर देखा और बता नहीं पा रहा था कि वह मजाक समझे या खतरा। उसने बाजार के बीच में खड़े होकर कहा, भलू क्यों मुंह छिपाए घूमते हो? कोई विदा आया है या कोई नया नाटक? उसकी आवाज में वो खुलापन था जो लोग सुनते थे और थोड़ी हंसी भी थी। पर तीनों लोग बिना रुके आगे बढ़े। फिर पहला नकाबपोश रुककर बोला। उसकी आवाज गहरी थी पर नकाब के पीछे से आवाज टकरा कर आई। हम यहां ये दिखाने नहीं आए कि हम कौन हैं। उसकी बात सुनकर सब थम गए। दूसरा नकाबपोश बोला, हम यहां लोगों की असलियत दिखाने आए हैं।
तीसरा केवल आंखें मूंद कर रहा। ऐसा लगा जैसे वो कुछ सोच रहा हो। तभी बाजार का मुखिया, जो थोड़ा सा घबरा गया था, चिल्लाया, ये सब कौन आते हैं? हमारे यहां शांति चाहिए। कुछ लोग आगे आकर इन्हें रोकना चाहने लगे, पर मुल्ला ने कहा, रोकना आसान है पर समझना जरूरी है। और उसने तीनों से हाथ जोड़कर विनती की कि वे कुछ पल रुकें और बताएं कि उनका मकसद क्या है। नकाबपोशों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर पहला बोला, हम तीनों व्यापारी नहीं हैं। हम यहां ये देखने आए हैं कि लोग नकाब के पीछे क्या छिपाते हैं। ये सुनकर लोगों का मुंह खुल गया। किसने कहा तुम्हें आकर ऐसा करना? किसी ने पूछा। उन्होंने कहा, किसी ने नहीं कहा, हमने अपने आप को ये काम दे दिया। मुल्ला को कुछ खटास सी लगी, पर उसने मुस्कुराकर कहा, अच्छा, अगर तुमने सच में लोगों के हृदय को पढ़ना है तो तुम्हें खाली दिखावा करना होगा। पर मैं एक शर्त करता हूं। सबकी निगाहें उस पर टिक गई। मुल्ला ने कहा, तुम तीनों पर एक एक काम डालता हूं। तुम सोचो, पर कोई भी फरमान हुक्म जैसा नहीं चलेगा। तुम अपने अपने नकाब पहने रहो और आज के दिन तुम तीनों अलग अलग काम करोगे। जो काम सबसे ज्यादा असर दिखाएगा वही तुम्हें बताएगा कि नकाब का असल काम क्या है। नकाबपोशों के बीच एक हल्की हंसी उठी, पर उन्होंने मान लिया। आखिरकार भीड़ देख रही थी और माहौल इतना उलझा हुआ था कि किसी तरह स्पष्टता लाना जरूरी था। पहला नकाबपोश उठकर एक चिकन वाले दुकान के पास गया और बोला कि वह कुछ खाने का देगा, पर बदले में लोगों से उनकी सबसे बड़ी इच्छा पूछेगा। दूसरा नकाबपोश मंडी के पास जाकर किसानों से उनकी सबसे बड़ी मुसीबत पूछेगा और फिर उसे हल करने का दिखावा करेगा। तीसरा नकाबपोश अस्थायी रूप से एक कथावाचक का घर बन गया। उसने बच्चों को इकट्ठा किया और रात को एक कहानी सुनाने का वादा किया। तीनों अलग अलग दिशाओं में बिखर गए और बाजार फिर से जी उठा, पर नजरें उन पर टिकी रही। दिन भर तीनों ने काम किया। पहले नकाबपोश ने खाने के पैकेट बांटे और लोगों से उनकी ख्वाहिशें पूछी। उसने सुना कि किसी का ख्वाब था कि उसकी बेटी पढ़े, किसी का कि उसका घर ठीक हो, किसी का कि उसे किसी की दया मिले। वो हर बार नकाब के पीछे मुस्कुराता और कहता, ठीक है, कल मैं लौट कर आता हूं और तुम्हारी मदद करूंगा। लोगों ने सोचा कि वो बड़ा प्रचारक है, पर जैसे जैसे दिन बीता उन लोगों ने देखा कि मदद सिर्फ जुबानी रह गई थी। कोई बड़ी चीज नहीं हुई। कुछ लोगों ने शिकायत की कि ये नकाबपोश बस वायदा कर गया और चला गया, पर उसने बार बार कहा, वादा कर देना भी काम है। ये बात कुछ लोगों को ठेस पहुंची, कुछ को हंसी आई और कुछ ने उसे एक झूठा ही कहा। दूसरे नकाबपोश ने किसानों की बात सुनी और उनके हल के नाम लिखकर कुछ नामों पर मदद का दिखावा किया। उसने एक छोटे से कूपन जैसा दिया और कहा कि जांच होगी, पर कूपन न तो बीज थे न कोई निश्चित मदद। किसान उत्साहित हुए, पर बाद में गुस्सा भी हुआ। उन्होंने महसूस किया कि बड़े दावे छोटे कामों में बदलकर भूल जा दिए गए। एक किसान ने सीधे जाकर पूछा, हमारे साथ खेल क्यों कर रहे हो? नकाबपोश ने सिर झुकाकर कहा, हमने तुम्हारी आदतें देखनी थी। इस पर किसान ने कहा, अगर आदत तभी सुधरती जब कोई सचमुच हाथ बटाए तो दिखावा हमारा काम नहीं। दूसरे नकाबपोश ने जवाब में कहा, अगले सप्ताह मैं तुम्हारे खेत में आकर असली मदद करूंगा। किसान उसका आश्वासन सुनकर भीड़ में खड़े रहे, पर दिल में संदेह हुआ। तीसरा नकाबपोश ने रात में बच्चों को कहानी सुनाई, पर उसकी कहानी डरावनी और उलझन भरी थी। उसने बच्चों से कहा कि दुनिया में हर कोई नकाब पहने घूमता है और सच हमेशा छुपा रहता है। कुछ बच्चे डर गए, कुछ ने सोचा कि ये नई तरह की मजेदार कहानी है, पर कुछ बूढ़े लोग जो वहां थे उन्होंने देखा कि कहानी ने बच्चों के मन में शक पैदा किया। वहां मौजूद एक बूढ़ी औरत जो बच्चों की दादी जैसी थी, उसने कहा, किसी को भी शंका सिखाना आसान है, पर हमें उन्हें भरोसा भी सिखाना चाहिए। नकाबपोश ने मुस्कुराकर कहा, हम बस सवाल उठा रहे हैं। दादी ने कहा,
सवालों का मकसद क्या है अगर उनके साथ समाधान नहीं हो? रात में बाजार थमा पर उन नकाबों की हवा बाकी रही। मुल्ला सब कुछ देख रहा था। उसने महसूस किया कि नकाब केवल चेहरे छिपाते नहीं, वो लोगों के विचारों में भी नकल कर लेते हैं। अगले दिन मुल्ला ने सबको बुलाकर कहा, अब मैं उनसे कुछ सवाल करूंगा और जो भी तुम सोचते हो उसे बोलो। भीड़ एक बार फिर इकट्ठा हुई। तीनों नकाबपोश सामने थे। मुल्ला ने पहले नकाबपोश से पूछा, तुमने खाने के बदले में ख्वाहिशें ली, पर असल मदद कहाँ है? पहला नकाबपोश बोला, हमने दिखाने की कोशिश की कि लोग अपनी ख्वाहिशें कितनी बार कहते हैं और कितनी बार उन्हें पूरा होने की उम्मीद रखते हैं। मुल्ला ने कहा, और जब तुम वही ख्वाहिशें लेकर चले गए तो लोगों ने क्या सीखा? उसने हमने कहा, कई लोगों ने सीखा कि बोलना आसान है, करना मुश्किल। मुल्ला ने उसे देखा और कहा, अगर तुम्हें लोगों की ख्वाहिशें सच्ची लगती है तो उनको पूरा करने का कोई तरीका खोजो, न कि वादा कर जाओ। फिर मुल्ला दूसरे नकाबपोश से बोला, तुमने किसानों की बात सुनी और कूपन बांटे, क्या असली हल कागज से होगा? वो थोड़ी देर चुप रहा और बोला, हमने देखा कि किसानों को सुनना भी कम हो गया है, पर हमने काम पूरे नहीं किए। मुल्ला ने कहा, तो तुमने सिर्फ सुना नहीं, क्यों मदद की नहीं? उसने कहा, हमें शक था कि नकाब के पीछे मदद करना आसान नहीं। मुल्ला ने कहा, नकाब की आड़ में शक रखना और असली मदद न करना दोनों गलत है। अंत में तीसरा नकाबपोश सामने आया। मुल्ला ने पूछा, तुम बच्चों को डराने वाली कहानी सुनाते हो, तुम क्या दिखाना चाहते थे? तीसरा बोला, मैं दिखाना चाहता था कि लोग कितना असुरक्षित महसूस करते हैं जब उन्हें पता ना हो कि सामने वाला कौन है। मुल्ला ने हंसते हुए कहा, और क्या तुमने उन्हें भरोसा देना भी सिखाया? नकाबपोश ने सिर झुकाया। नहीं, उसने कहा, मैं सिर्फ समस्या दिखाना चाहता था। मुल्ला ने आंखें चमकाते हुए कहा, समस्या दिखाना आसान है, असली काम समस्या का हल दिखाना है। नकाब उतारने का अर्थ यही होना चाहिए कि जो छुपा था अब सबके सामने आए और सभी मिलकर उसे सही करें। भीड़ में अचानक हल्की सी चिल्लाहट हुई। कुछ लोगों ने कहा कि ये नकाबपोश तो बस खेल रहे थे, पर मुल्ला ने कहा, ये खेल नहीं, ये आईना है। उसने तीनों से कहा, तुम्हारे नकाब लोगों पर असर डालते हैं, पर तुम्हारे इरादे वही बताएंगे कि शक्ति किसमें है। और फिर अचानक मुल्ला ने एक बेतुका प्रस्ताव रखा, तुम तीनों आज अपने नकाब उतार दो और खुद से पूछो कि तुम किस लिए आए थे। भीड़ ने सांस रोकी। नकाबपोश एक एक कर नकाब हटाने लगे। एक का चेहरा वह था जिसे कोई नहीं जानता, पर उसकी आंखों में झिझक थी। दूसरे के चेहरे पर थकान और गुनाह की पाती सी थी। तीसरा की आंखों में शर्म और एक हल्की सी राहत थी। जब नकाब गिरा, लोगों ने देखा कि वे साधारण इंसान थे, कोई भी डरावना नहीं। तभी एक बूढ़े ने खड़े होकर कहा, कहानी का असर उसके करने पर भी निर्भर करता है। मुल्ला ने मुस्कुराकर कहा, और इसलिए मैं उन्हें एक अवसर देता हूं। उसने तीनों से कहा कि वे अगले हफ्ते बाजार की सफाई और छोटे बच्चों की पढ़ाई का काम रखें। जो दिखावा था उसे अब असली काम में बदलो। पहले नकाबपोश ने अपने शब्दों का बोझ समझा और निश्चय किया कि वो वादों को पूरा करेगा। दूसरे ने खेतों में जाकर असली मदद की योजना बनाई और तीसरे ने बच्चों के लिए सचमुच कहानियां तैयार की जो भरोसा और दया सिखाती थी। कुछ हफ्तों बाद बाजार बदल गया। पहले की तरह हलवाई की खुशबू थी, पर अब लोगों की बातों में एक नया सुर था। तीनों नकाबपोश अब बिना नकाब के लोगों में घुल गए। वे न तो सर्वशक्तिमान बने, न ही किसी ने उन्हें हीरो माना, पर उनके काम से गांव में बदलाव आया। बाजार के लोग अब समझने लगे थे कि डर और दिखावा अस्थायी है, पर मेहनत और ईमानदारी का असर टिकता है। मुल्ला दूर से देखकर मुस्कुराता रहता। उसने एक बार कहा, नकाब सिर पर रखते ही इंसान अजनबी नहीं बनता। असली नकाब वो है जो हम अपने भीतर पहन लेते हैं। पाखंड, भय, आलस। जब तक हम उसे नहीं उतारेंगे, लोग हमें सच नहीं जान पाएंगे। समाप्ति ये हुई कि वो तीन नकाबपोश
जो पहली बार आए थे और बाजार को संतप्त कर गए थे, वही लोग बने जो धीरे धीरे समाज का हिस्सा बन गए। नकाब अब वहां केवल त्योहार के लिए बचा रहा, जिस पर बच्चे खेल खेल में फिर से तस्वीरें बनाते। मुल्ला की नजरों में कि यही चाल ज्यादा प्यारी थी। उसने सबको एक नई सीख दे दी थी कि असली पहचान चेहरे पर नहीं, कर्मों में होती है, और नकाब उतार कर जब इंसान अपने काम कर लेता है, तभी उसकी असली तस्वीर